अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की सियासत और आलमी मंजरनामे पर एक बहुत बड़ी सिफारती हलचल देखने में आ रही है। लगभग कोई 2 माह की कशीदगी और जंगी हालात के बाद अब तेहरान और वाशिंगटन से अमन की खुश आइंद खबरें आ रही हैं। ज़राए कहते हैं कि पाकिस्तान की सालिसी से अमरीका और ईरान के दरमियान एक अबूरी मुआहदे पर पसे पर्दा तेज़ी से काम जारी है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इसकी तस्दीक भी की है और कहा यह है कि पाकिस्तान के ज़रिए अमरीकी नुक्ता नज़र मौसूल हो चुका है और इसका तेहरान आला सतह पर जायज़ा ले रहा है। बताया जा रहा है कि किसी हतमी मुआहदे के बजाय नाज़रीन इब्तदाई दौर पर एक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट तय पाने का ज़्यादा इम्कान है और इसके बाद 30 रोज़ के दौरान 2 सबसे अहम और मुतनाज़ तरीन मामलात पर तफसीली मुज़ाकरात हो रहे होंगे। लेकिन साथ ही साथ इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में जो अपनी फौजी मौजूदगी है उसको मज़ीद मजबूत करते हुए लेज़र टेक्नोलॉजी से लेस 2 जदीद बहरी डिज़ास्टर्स तैनात कर दिए हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि सारे मंजरनामे में इजराइल की तिलमिलाहट भी सामने आ रही है। अमरीकी सदर और इजरायली वज़ीर आज़म के माबैन टेलीफोन पर तल्ख़ कलामी हुई है। इसको इंटरनेशनल मीडिया इवन पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, हेडलाइंस में इससे जगह बनाई है। और ये जो हेडलाइंस हैं ये कहती हैं कि नेतन्याहू के गुस्से की वजह जो है वो ईरान पर दोबारा हमले के बजाय अमन की जानिब पेशरफ्त है। ये जो सारी सूरत हाल है इसमें ईरान का यूरेनियम और अबनाए हॉर्मोन्स पर जो कंट्रोल है वो ताहाल अमन की जानिब पेशकदमी की राह में एक रुकावट मालूम होता है। क्या नाज़रीन पाकिस्तान ये जो दोनों ममालिक हैं इनको इस रुकावट के पार ले जाकर दुनिया को अमन की नवीद दे सकेगा? इस अहम सवाल और इससे जुड़े दीगर सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब और सीनियर सफारतकार इमरान अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान साहब, आपकी इजाज़त से मैं जनरल साहब से गुफ्तगू का सर आगाज़ करना चाहूँगी। जनरल साहब ये बता दीजिएगा कि बहुत सारी ख़बरें ज़ाहिर है कि जंग से जुड़ी रोज़ाना की बुनियाद पर आ रही हैं और हर दफ़ा ख़बर जो है वो कुछ नहीं होती है। अब जब ये कहा जा रहा है कि जंग के ख़ात्मे के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो बहुत करीब है, तो ऐसे में ये जो अमेरिका ने अपने 2 जदीद बहरी जहाज़ भेज दिए हैं, सर इसका क्या मकसद हो सकता है आपके नज़दीक? मकसद तो दबाव डालना है, क्योंकि ज़बानी भी थ्रेट करते रहते हैं वो कि अगर वो उसने माहिदा जो है वो कबूल नहीं किया जो हमने भेजा है मसवदा और हमारे टर्म ना मानी और जो रेड लाइन हमने बताई हुई उसको जो है वो उसने नहीं सुना, तो हम फिर बहुत ज़बरदस्त बमबारी कर देंगे। वो थ्रेट भी देते रहते हैं और ये जो है ना एक इलाके फोर्स को वहाँ खड़ा करने का मकसद ये ज़हनी और दबाव डालने वाली बात है। लेकिन ये जो है देखिए दोनों मुल्क जो है जंग से थक चुके हैं, अमेरिका ज़्यादा थका है। इट इज़ अनपॉपुलर वॉर इन अमेरिका और दूसरी बात ये नॉट ओनली इन अमेरिका, दुनिया के सब मुल्क तंग पड़ गए हैं। तेल की कीमतें जो चढ़ी हैं और फर्टिलाइजर की और बाकी जो है ना नॉर्मल टाइप की जो मूवमेंट है, सप्लाई लाइन्स टूट गई हैं जिनको हुर्मुज़ खुलने के बाद भी कई महीने लग जाएंगे रिस्टोर होने में। तो तमाम दुनिया प्रेशर डाल रही है, चाइना और रूस ने भी यही बात कही है। तो अमेरिका पर प्रेशर है इस बात का कि भाई इस मामले को निपटाइए आप। बाकी रहा स्पॉइलर इजराइल, वो तो है। और किस किस्म का भाई इन्होंने लेबनान में सीज फायर किया है और कहते हैं सीज फायर, अभी नई खबर थी कि लेबनान में सीज फायर एक्सटेंड कर दिया गया है। वो तो रोज बिल्डिंगों के धमाके से अपने चीजों से उड़ा रहा है और सबको मलियामेट करके वो इस इलाकों को अपने साथ मेरे ख्याल में मिलाना चाहता है इसराइल के साथ। तो किस किस्म का सीज फायर है? वो तो ये काम, उसका तो काम ही एक दिन रात। ये तलख कलामी की जो बातें अगर हुई हैं तो सही हुई हैं कि उनको अपने उसमें रखा जाए, अपना कंट्रोल में, इसराइल को उसको अनकंट्रोल न छोड़ा जाए। और बात यह है कि अब अमेरिका मेरे ख्याल में जो बातचीत चल रही है, कह रहे एक अहम शख्सियत भी पाकिस्तान से तेहरान जाएगी और मसवदा फाइनल देख रहे हैं। तो अमन की बातें ज़्यादा हैं, जंग की बातें कम हैं। हमको उम्मीद रखना चाहिए कि MOU जो साइन हो रहा है जिसमें ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होगी और फिर 30 दिन के बाद 30 दिन में मुज़ाकरात करेंगे। जो थॉर्नी इश्यूज हैं, जो मुश्किल काम है, इनरिच्ड यूरेनियम ठीक है। डिस्पोजल है, उसमें हुर्मुज़ को खोलना है। तो ये मेरे सही। ख्याल से देखिए स्टार्ट ऐसा होना चाहिए था कि अमेरिका अपना बैरी नाका हटाए जो उसने कई बार है, इसने जो नाका डाला हुआ है, और वो हुर्मुज़ को खोल दे
कुछ जहाज़ों के लिए खोला है तो वो खोले, तो फिर उसके बाद एमओयू वगैरह करें और उसके बाद मुज़ाकरात ठीक करें। है। अच्छा, लेकिन सर, ये जो हम डिस्ट्रॉयर्स की बात कर रहे हैं जो तैनात किए गए हैं, इससे इमरान साहब एक दफ़ा फिर से दिखाई देता है कि अमेरिका अभी भी उसी पॉलिसी पर है कि दबाव भी बरकरार रखो और मुज़ाकरात भी करो। लेकिन इमरान साहब, आप हम सभी जानते हैं कि ईरान का बार बार यही कहना है कि जब तक अमेरिका ये पॉलिसी तर्क नहीं करता है, हम उससे बात उस तरह से नहीं कर रहे होंगे जिस तरह से अमेरिका चाहता है। पहले अमेरिका दबाव की पॉलिसी जो है उसको ख़त्म करे, फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन जो डिस्ट्रॉयर अभी वहाँ पर पहुँचाए गए हैं, उनका मकसद तो फिर से दिखाई देता है कि वो दबाव डालना चाह रहे हैं अमेरिका, यानी पॉलिसी वही है। जी अस्मा, असल में ना पोस्चरिंग है अमेरिका की तरफ से, जिस तरह जनरल साहब फरमा रहे थे कि कोई ख़ास एम्बिशन मेरा नहीं ख्याल अटैक करने की है, अगर बच सके तो। हाँ, अगर लास्ट रिज़ॉर्ट आ गई तो फिर शायद ज़रूर अटैक कर दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि एवर्ट हो जाएगा। और मेरा ये भी ख्याल है, ऑल्दो भी अनसर्टेनिटी बहुत है ये लेटर ऑफ इंटेंट पे, ये ये शायद इसके चांसेस हैं कि 1-2 दिन में ये साइन हो जाएँ, उससे फिर 30 दिन की सीज़ फायर और हो जाएगी, ठीक है। और उस दौरान न्यूक्लियर इश्यू पे और अपना हॉर्मोज़ पे बात कर लेंगे। लेकिन मैं जनरल साहब से इत्तेफ़ाक करता हूँ, अगर ये अपना हॉर्मोज़ पे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर लेते तो हर चीज़ अच्छे एटमॉस्फेयर में हो जाती। ठीक है। अच्छा, लेकिन सर, आपको दिखाई देता है कि जैसे अभी ये ख़बरें आ रही हैं कि जो इज़राइल और अमेरिका के दरमियान एक तनाव जो है वो बढ़ गया है, नेतन्याहू की तल्ख़ कलामी भी हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, तो आपको लगता है कि इज़राइल इतना ईज़िली सारी चीज़ों को बेहतर होने देगा जो असल में इस सारी चीज़ को क्रिएट करने का ज़िम्मेदार है? देखें, ये मैं इसकी वेरासिटी पे मुझे तो कोई ख़ास यकीन नहीं है अस्मा, के इन दोनों की तल्ख़ कलामी हुई है, कॉन्फिडेंशियल कॉल पे तल्ख़ कलामी हुई है, तो उसको रिलीज़ भी अमेरिका ने कर दिया। हो सकता है कोई मोटिव हो दुनिया को बताने का कि हम इज़राइल के साथ नहीं हैं हर चीज़ में। ठीक। लेकिन इसको इतना नहीं सोचना चाहिए, इज़राइल को कंट्रोल सिर्फ़ अमेरिका कर सकता है, बस। और अमेरिका को कंट्रोल करना चाहिए, अगर अगर उन्होंने कहीं ठीक हो गया। कहीं कहीं आप कहीं फरमा रहे हैं कि पहुँचाना है इज़राइल को उसको। सिर्फ अमेरिका कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जनरल साहब, आई डोंट नो आप इस बात से में इत्तेफाक करेंगे कि नहीं करेंगे कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये सोच पाई जा रही थी कि इज़राइल इनफैक्ट अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है। सर, एक तो ये मुझे बता दीजिएगा। दूसरा, ये जो दो बड़े इश्यूज़ जिसमें आपने पहले गुफ्तगू फरमाते हुए जिक्र किया, एक तो आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल और दूसरा ज़ाहिर है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम। तो क्या ये समझा जाए कि आने वाले दिनों में ये इस फौरी मुआहदे के बाद जो आगे डिटेल में गुफ्तगू हो रही होगी, बैठक हो रही होगी, उसमें ईरान को सिविल मकासद के लिए यूरेनियम के इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकती है? जनरल साहब। जी देखिए, पहला जो सवाल है इसराइल का है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल ने अमेरिका के तमाम अदारों के ऊपर काफ़ी हद तक गलबा हासिल किया हुआ है, मीडिया पर, कांग्रेसमैन पर और सबके ऊपर। और कई बिलियन डॉलर्स की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक $16 बिलियन हर साल अमेरिका देता है। बेइंतहा उसको लेटेस्ट हथियार देता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देता है, तो उसकी मदद करता है अपना। जी। और ये इजराइल फिर बाद दफा अमेरिका की बात भी नहीं सुनता। लेकिन आजकल एक नई लहर अमेरिका में उठी है सिटीजन्स की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि भाई इजराइल जो है उसने हमको इस जंग में फंसाया है ईरान के साथ, नहीं तो अगर वो पहले हमला ना करता उसने हमको इन्वॉल्व किया इसमें, तो एक गैर जरूरी इलीगल जंग में। तो इजराइल के खिलाफ थोड़ा सा अमेरिका के अंदर थोड़ी लहर उठी है उसके खिलाफ। तो मेरे ख्याल में उसको अमेरिका चाहे तो कंट्रोल कर सकता है, उसके हथियार रोक ले, उसकी वो आमदनी रोक ले, क्या करेगा वो जो उसको इमदाद देते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो जो इशू है ना ये हुर्मुज़ का, वो कहते हैं कि हम हुर्मुज़ पे अभी अपने तरीके से हम ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। कभी वो कहते हैं जिन लोगों ने हमसे दुश्मनी की थी, हमारे साथ नहीं थे, उनके जहाज़ों के रोकना, छानबीन करेंगे। कभी वो कहते हैं हम टोल टैक्स लेंगे, जो कि ये इंटरनेशनल वाटरवे है, इस पर टोल टैक्स बनता नहीं है, अनलाइक बॉस्फोरस या सुएज कनाल या जी जी। दूसरा ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है ईरानियों का कि आपने हम पे खामखा हमला करके हमको इतना नुकसान पहुंचा दिया, कोरिडोर डैमेज कर दिया, हजारों बिल्डिंगें तबाह कर दी,
तो ये नुकसान कौन पूरा करेगा? तो हम तौल लेंगे लोगों से। तो लेकिन इसका तरीका ये है कि अगर चाहे अमेरिका गुडविल पैदा करना, लॉन्ग टर्म जो है अमन चाहे इस खत्ते में अमेरिका, तो वो कहे इनके फ्रोजन एसेट्स जो हैं डॉलर्स के मुख्तलिफ जगहों पर उसको रिलीज कर दे। और दूसरी बात यह है कि इन पर जो सैंक्शन लगाई हुई है कि आप तेल नहीं बेच सकते, गैस ठीक नहीं है, दे सकते, पाबंदियों का भी और खात्मा पहले किया जाए तो कहीं ना कहीं कंपनसेट अरे किया बाकी जा आपका सकता है। आखिरी सवाल न्यूक्लियर इशू के ऊपर, जी जी। मेरे ख्याल में ईरानी अवाम नहीं मानेंगे कि 3.67 जो परसेंट जो होता है न्यूक्लियर एनर्जी बिजली उससे कम बनाने पे के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर में उसकी एप्लीकेशन है। आप वो हमें करने दें, बाकी हम बम नहीं बनाएंगे, इससे ज्यादा एनरिच नहीं करेंगे। ठीक हो गया, That will be ठीक a हो good गया, compromise. ठीक हो गया। अब एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन इमरान साहब, अल अरबिया रिपोर्ट कर रहा है कि मुश्तबा खामनाई जो हैं उन्होंने अफजूदा यूरेनियम जो है, ऑलरेडी जो अफजूदा यूरेनियम उनके पास है वो ईरान के अंदर ही रखने का हुक्म दे दिया है। तो ऐसा दिखाई देता है कि ये मामला जो है ये डेडलॉक का बाइस बन सकता है, क्योंकि रूस तो ऑलरेडी कह चुका है कि वो ये यूरेनियम रखने को तैयार है। आपको क्या लगता है कि इसका क्या हल फिर तय पा रहा होगा? मेरा ख्याल है जी इसका बेस्ट हल यही है कि ईरान में ही उसको डिफ्यूज कर दिया जाए, उसको उसको 60% से लोअर पे करके उसको ख़त्म कर दिया जाए। डिस्ट्रॉय करना तो मुश्किल होता है, लेकिन आईएईए की निगरानी में ये तो कोई सेठ की जागीर तो नहीं है कि एक से दूसरे के पास जाए। आप उसकी जो पोटेंसी है वो ख़त्म कर दें, और अमेरिका को ये मानना चाहिए, ये अमेरिका को बात मान जानी चाहिए। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा इमरान साहब, फिर यही सवाल लेकर मैं जनरल साहब की तरफ जाऊंगी। आपको लगता है ये जो एक इजरायली सिक्योरिटी ओहदेदार कह रहे हैं, ये भी अरब मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के साथ हमारी जो जंग है, जो इजराइल की जंग है, वो तवील अरसे तक जारी रह सकती है, तो क्या इससे ये माना जाए कि इजराइल अमेरिका और ईरान के दरमियान अगर कोई मुआहदा हो भी जाता है तो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा होगा, डायरेक्ट अटैक्स कर रहा होगा ईरान के ऊपर? जी, इसका ये मुमकिन है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब ये ओपन अप होती है, ये आर्किटेक्चर ओपन अप होता है मिडल ईस्ट का, तो उसमें ईरान को शामिल किया जाए, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बने, तुर्की और सऊदी अरेबिया भी बन रहे हैं। ऑल्दो ये भी बड़ा प्रीमेच्योर है कहना, लेकिन आगे जाके ईरान को इसमें शामिल करके, और प्रोटेक्शन इसी तरह है, और मिडल ईस्ट में भी एक जॉइंट अम्ब्रेला होनी चाहिए सिक्योरिटी की, जिसमें ऑफ कोर्स तुर्की भी बहुत स्ट्रांग है डिफेंस वाइज, सऊदी अरेबिया भी है। तो इन सबको मिलके आगे का सोचना चाहिए, अदरवाइज ये हमेशा ब्लैकमेल होते रहेंगे। अदरवाइज हमेशा ब्लैकमेल होते रहेंगे। इस ब्लैकमेलिंग से बचने का जनरल साहब आप यही हल समझते हैं कि जो खलीजी ममालिक हैं या जो इस खत्ते के अहम ममालिक हैं वो एक हो जाएं, तो फिर इजराइल का किसी तौर मुकाबला किया जा सकता है? अदरवाइज अगर कोई मुआहदा हो भी जाता है तो इजराइल के पास ये ऑप्शन है कि वो उसकी खिलाफ वर्जी करता फिरे सरेआम, खुलेआम। देखिए, बात यह है कि जिस वक्त ये सीज फायर अमेरिका का साथ ईरान का हुआ है, तो ईरान ने इंसिस्ट किया कि लेबनान में जो जंग शुरू की है उसको भी बंद करो, इट इज पार्ट ऑफ दिस सेम सीज फायर। तो उसने इंसिस्ट किया और फिर वो सीज फायर वहां पर अनाउंस किया था। दूसरी बात ये है, ये तो कोई तरीका न हुआ कि अमेरिका तो कह रहा है मैं आपसे मुआहदा कर रहा हूँ, सुलह कर रहा हूँ, और किसी को इशारा कर दे अब तुम इन पे हमला शुरू कर दो। यही तो ईरान कह रहा है कि आप हम पे थोड़ी थोड़ी दिनों के बाद हर साल जो है हमला कर देते हैं, आप हमें गारंटी दें कि यू विल नॉट अटैक ईरान अगेन। बाकी न्यूक्लियर इशू की जो बात है, पहले भी मेरे ख्याल में इनके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो रूस में डिपॉजिट किया गया था। अमेरिका ये कहता रहा कि ये हम लेकर जाएंगे, हमको दें, जो कि ईरानी अवाम अपनी हद तक समझेंगे, कभी पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। और इसका बेहतर तरीका ये, जब ईरानी कह रहे हैं कि हम बम नहीं बनाना चाहते और खामनेई साहब ने फतवा दिया हुआ है कि बम बनाओ, तो दे रूस के पास गुस्तार रखवा दें वहां पर उनके पास। सही, यानी दोनों तरफ से कहीं ना कहीं एक दूसरे पर एतबार करने की जरूरत है। ये एतबार की जरूरत है। अब ईरान बोलता है हमें एतमाद ही नहीं है अमेरिका पर। जी 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 और यूरेनियम के मामले पर अमेरिका ईरान पर एतमाद करने को तैयार नहीं। लेट्स सी किस तरफ ये सारी सिचुएशन जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मोइनुद्दीन हैदर साहब की गुफ्तगू जी आपने सुनी। इमरान अली साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आप साबिक सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। इमरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ पाकिस्तान की मईशत को लेकर बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। और अब आलमी सियासत से हटकर कुछ जिक्र करते हैं मुल्की मईशत का। नए माली साल के बजट के लिए अब बात नाज़रीन महीनों हफ्तों की नहीं बल्कि इनफैक्ट कुछ दिनों ही की रह गई है। इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि 13 मई को पाकिस्तान पहुंचने वाली जो IMF की टीम है उसने भरपूर मसरूफियत के 8 रोज़ गुजार कर वापसी की राह ले ली। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि IMF का कहना यह है कि स्टेट बैंक ने अफरात ज़र में काबू रखने के यकीन दहानी और पाकिस्तानी हुकाम ने GDP के 2% बुनियादी इजाफी हदफ का अज़्म दोहराया है। ज़राए कहते हैं कि IMF ने पेट्रोलियम लेवी के हदफ में 18% इजाफे की तजवीज़ दी है और साथ ही साथ बिजली और गैस की कीमतें साल में 2 बार बढ़ाने की शर्त भी बरकरार रखी है। मीडिया रिपोर्ट ये भी कर रहा है नाज़रीन के FBR के लिए टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि सूबों को भी इजाफी 430 अरब रुपए रेवेन्यू जमा करना होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने शुगर, सीमेंट, तंबाकू और खाद के शोबों में 160 अरब रुपए की टैक्स चोरी और टैक्स गैप खत्म करने के लिए कड़ी निगरानी की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद, दिलासों और यकीन दहानियों के साथ IMF वफ़द को रवाना तो कर दिया गया है, लेकिन ये पेट्रोलियम पर मजीद 18% लेवी का बोझ उठाएगा कौन? गुज़श्ता माली साल का जो टैक्स हदफ है वो 2 बार नज़रसानी के बाद 11,900 अरब रुपए रखा गया था, वो भी पूरा नहीं हुआ और रवां साल भी नज़रसानी शुदा 13,979 अरब रुपए के हदफ से हम बहुत पीछे हैं। शॉर्टफॉल 684 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। इस सूरत हाल में FBR क्या टैक्स नेट वसी कर सकेगा या हमें फिर उन जो कहा जाता है कि डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको हमें भुगतना पड़ेगा? ये हो क्या रहा है और क्या स्टेट बैंक जो है अफरात ज़र को कंट्रोल कर पाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर मीडिया आबिद सुलेहरी साहब, टेलीफोन लाइन पर हैं। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। सुलेहरी साहब, बहुत मेहरबानी, आपने वक्त निकाला। सुलेहरी साहब, पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा, जो इब्तदाइया मैंने दिया इससे देखने वालों को भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बजट जो है ये हम नहीं बना रहे, ये बजट शायद IMF ने तय कर दिया है कि ये बजट आपने लेके आना है पाकिस्तान में। जी, पाकिस्तान के अक्सर बेशतर बजट जो है वो IMF की रहनुमाई में ही बन रहे होते हैं, स्पेशली जब पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में होता है। हुकूमत जो है वो अपनी कमिटमेंट देती है कि वो अपने आमदनी कहाँ तक बढ़ाएगी, अपने अखराजात कितने कम करेगी और उसके मुताबिक करके बजट जो है उसको फाइनलाइज किया जा रहा होता है। लेकिन इस दफ़ा जो सिचुएशन है वो IMF की वजह से कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह से मज़ीद गंभीर हो गई है, क्योंकि जो एनर्जी लेड इन्फ्लेशन है, जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी जिसे कहा जा सकता है, ये डिपेंड करती है कि अभी जो पाकिस्तान की जो कोशिशें अल्लाह करे कि वो कामयाब हो जाए, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है वो कितनी देर पर रुकती है और उसका असर जो है तेल की कीमतों पे कितना पॉजिटिव आता है। अगर खुदा न खास्ता इसमें फर्दर डिले होता है तेल की कीमतों में, अगर फर्दर इजाफा होता है तो उससे जो महंगाई आएगी या जो एनर्जी की कीमतों में इजाफा होगा उसको हम अपने महदूद वसाइल से पूरा करने के लिए जाहिर है कि हुकूमत को कोई ना कोई नए एवेन्यूज ढूंढना होंगे टैक्सेशन के, कोई ना कोई नए एवेन्यूज ढूंढना होंगे लेविस के। लेकिन अगर अल्लाह करे कि वो कोशिशें कामयाब होती हैं और तेल की कीमतें वो गो के जंग से पहले वाली जो है उस पर तो नहीं आएंगी। अभी ये अगले 6 महीने तक कीमतें जो है वो हाई रहेंगी, क्योंकि रिफाइनरीज बंद हैं, अभी इंश्योरेंस कास्ट और फ्रेट कॉस्ट भी हाई है। लेकिन अगर थोड़ी सी फैसिलिटी आती है तो फिर हुकूमत के पास एक क्वेश्चन होगा कि अगर उसको सस्ता तेल खरीदने को मिल जाता है तो फिर शायद जो बजट है उस पर भी कुछ जो टैक्सेशन ठीक है। लेकिन सर 18% लेवी तो हर सूरत ये कहा गया है ना कि उनको बढ़ानी है, और जाहिर है कि अगर टैक्स हदफ पूरा नहीं हो रहा होगा तो बात फिर पेट्रोलियम लेवी पर आ जाएगी। तो ये जो 18% की मजीद लेवी है इसके बाद अफरात ज़र को कौन काबू करेगा सर, कैसे करेगा? क्योंकि स्टेट बैंक बेशक IMF को यकीन दहानियाँ कराता फिरे, लेकिन हकीकत तो भी आप बयान कर चुके हैं कि कितना मुश्किल हदफ है ये। जो अफरात ज़र है वो यकीनन सबको पिंच कर रहे हैं। जो एक चीज इस वक्त मुझ समेत और आप समेत तमाम नाज़रीन को जहन में रखनी है वो है कि हम अपनी एनर्जी की डिमांड जो है उनको कम कैसे कर सकते हैं। इस वक्त एक ही हल है कि अगर मैं अपने बिजली की बिल देखता हूँ और मुझे लगता है कि कहाँ पे मैं अपने यूनिट्स जो है उनको कम खर्च कर सकता हूँ तो मैं वो करने की कोशिश करूँ। मुझे बहुत ज्यादा जो ना तो आपको इस वक्त ब्लैंकेट रिलीफ मिलने की तवक्को रखनी चाहिए, बल्कि हो सकता है कि जो लाइफ टाइम कंज्यूमर्स हैं उनको भी जो डायरेक्ट जो
टैरिफ में रिलीफ मिलता था वो ना मिल रहा हो, उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए या किसी और जरिए से पैसे मिल रहे हो, टैरिफ सबके लिए यकसा हो जाए। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसमें हमें अपनी डिमांड जो है उसको कम करके इस मुश्किल वक्त को गुजारना होगा। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि 180 के करीब दुनिया में मुल्क हैं जो कि अपनी एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ मैयर जो है वो ले रहे हैं। ठीक अभी है। जैसे यूनिट का जो वर्क फ्रॉम होम है, जी जी। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है पाकिस्तान जैसी मुआशरत के लिए। या जो मार्केट्स आप देखिए कि कोविड में भी बंद नहीं करवा पाए थे, उससे पहले जो मुल्क दिवालिया होने के करीब था तब भी 8 बजे आप मार्केट्स बंद नहीं करवा पाए थे। लेकिन अगर ये इससे पहले हो रही थी तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, उसमें हुकूमत अपने लिए जो कुछ कर सकती है अपने तौर पे वो कर रही है, इसमें बेहतर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई और आवाम में भी यही सोच पाई जाती है कि हुकूमत से अब किसी किस्म की रिलीफ की जो तवक्को है वो नहीं रखनी चाहिए है। ख़ुद ही हमें जो है वो कहीं ना कहीं बचत करनी है, चाहे वो एनर्जी की है, पेट्रोलियम मसनूआत हों या दीगर चीज़ें हों। लेकिन सर हमारा जो असल ज़ाहिर है कि प्रॉब्लम है वो ये कि हम टैक्स टारगेट जो है वो पूरा नहीं कर पाते। और इस बार ज़ाहिर है कि ये यकीन दहानी कराई गई है, FPR में कोई 431 नए ऑडिटर्स रख लिए हैं, 400 मज़ीद रखे जाएंगे, तो कोई CRM सिस्टम भी लाया जा रहा है। सर इसके बारे में बताइएगा, क्या महज इस इकदाम से टैक्स टारगेट जो है वो पूरा हो सकेगा या मज़ीद कुछ इकदाम हुकूमत को करने होंगे, ख़ास तौर पर जो वाकई जो लोग करोड़ों का अरबों का टैक्स चोरी कर रहे हैं उनको टैक्स नेट पे लाना है, उनको पकड़ना है? सर देखिए, जब हम बात करते हैं कि IMF की बहुत सी बातें जो है उन पे IMF अमल करवा रही है, तो उसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज जिसकी तरफ IMF इशारा कर रही है वो इसी पे है कि जो टैक्स नेट है उसको बढ़ाया जाए। जो पिछले जुमे को जो रिपोर्ट हुई स्टॉक लेवल की, उसमें भी यही कहा गया था कि रिटेल सेक्टर पे जो रियल स्टेट है, एक्सपोर्टर्स है, उन पे टैक्स नेट को उनको टैक्स नेट में लाया जाए। और अगर हुकूमत ने IMF की और बहुत सी बातें जो अपने कमिटमेंट की है वो पूरा करनी है तो ये भी कमिटमेंट है, यकीनन ये उसी पैकेज का एक हिस्सा होगा। एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पिछले रिव्यू रिपोर्ट में दी है IMF स्टाफ ने, उन्होंने बड़ा इस चीज का एतराफ किया है कि सैलरीड क्लास और कॉर्पोरेट सेक्टर शायद ऑलरेडी अपना जो है पीक पे टैक्स दे रहे हैं, उनसे मजीद टैक्स नहीं किया जा सकता। तो अगर आप सैलरीड क्लास को मजीद नहीं निचोड़ सकते हैं, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर को मजीद नहीं निचोड़ सकते हैं और पेट्रोलियम लेवीज को भी आप एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, तो फिर आपको टैक्स नेट बढ़ाए बगैर चारा कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस दफा हुकूमत को थोड़ी सी पॉलिटिकल विल का मुजाहरा करना पड़ेगा कि वो इन सेक्टर्स को जिस सेक्टर में भी लेके आए, खा वो फिक्स टैक्स हो, खा वो ठीक है, मुख्तलिफ सेक्टर्स की बात हो रही है। तो ये जो ज़राअत है सर, जो मुल्की मईशत का तकरीबन 22% है, लेकिन इसका टैक्सों में अगर हिस्सा देखा जाए तो ये 1% से भी कम है। तो इस शोबे को किस तरह से टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा सकता है? क्या इकदाम आप सजेस्ट करेंगे, क्या होना चाहिए? जिस पर कुछ काम इब्तदाई हो जाए, अभी इसको नहीं लाया जा सकेगा क्योंकि देखिए जो आपके डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है अभी तो आप उनको भी टैक्स नेट पे नहीं ला पा रहे। हमारे वो सेक्टर जिनका कि हमें आमदनी जो है उसका कंफर्म होता है, पता होता है बिल्कुल। एक प्राइवेट जो प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है, एक जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, एक जो डेंटिस्ट है, या आपके जो बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स हैं, वो तो आपके सामने उनकी आमदनी और उनके जो क्लाइंटेज है वो आपको पता होता है सबको। अगर उनको टैक्स रेट नहीं ला सकते हैं तो ये साबित करना कि किस किसान को कितना मुनाफा हुआ, उसकी गंदम जो थी वो उसने बाकी काश की या नहीं की, उसने कपास लगाई या नहीं लगाई, और स्पेशली जो बड़े किसान हैं उनको सूबाई सतह पे चूंकि टैक्स लिया जाएगा। तो वहाँ पे मेरा ख्याल है रियलिस्टिक स्पीकिंग हकीकत पसंदी से अगर मैं बात करूँ तो शायद अभी
वक्त लगेगा। अभी वक्त लगेगा कि उनको बड़ी आसानी के साथ टैक्स नेट में लाया जा सके। बहुत सारे हर्डल्स हैं जिनमें से कुछ का आपने जिक्र किया। सर वक्त मेरे पास बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। आबिद साहब बस मुझे जाते जाते ही बता दीजिएगा कि जब हम ताजरों की बात करते हैं, पाकिस्तान के ताजरों की, तो जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना हैं, ताजिर दोस्त स्कीम लॉन्च की थी उन्होंने। दावा उन्होंने ये किया था कि 300 अरब रुपए जमा किए जा सकते हैं, जबकि बहुत कम जमा हुए और ये जो स्कीम है ये एक तरह से स्क्रैप होकर रह गई। लेकिन सर इसी तरह की स्कीम जो है हमारे पड़ोस में आती है, भारत में आती है और इंतहाई कामयाब होती है। सर देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कोई भी स्कीम हो उसको अमल पैरा कराने में कितना सीरियस है और आपके पास कितनी कैपेसिटी है। हुकूमत में जो काम करवाने का इरादा कर लेती है वो हो जाता है। और हमने जो मैं आपको मिसाल दे रहा था कि अगर 8 बजे बाजार बंद करवाने में तो आपने देखा कि हुए, पहली दफा हुकूमत ने का मुजाहरा किया और ये हुए। इसी तरीके से बहुत से जो इक़दाम आते हैं जब हुकूमत लेने पे आती है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसकी वायलेशन हो सके, लेकिन उसके लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए होगी। ठीक है, पॉलिटिकल विल चाहिए है, उसके लिए हुकूमत चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। लेकिन हुकूमत क्या चाहती है कि सारे का सारा टैक्स जो है वो तनख्वाहदार तबके से ले लिया जाए। बहुत शुक्रिया आबिद सुलैरी साहब आपका। और नाज़रीन, तनख्वाहदार तबके की मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि गुज़िश्ता साल जो हम जैसे लोग हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, जो तनख्वाह पर काम करते हैं, उन्होंने 266 अरब रुपए का टैक्स दिया था और रवां बरस इस साल अब तक हम जैसे तनख्वाहदार लोग जो हैं वो 420 अरब रुपए हुकूमत को जमा करा चुके हैं। बदले में हुकूमत हमें क्या दे रही है? पेट्रोलियम लेवी की सूरत में और बाकी चीज़ों की सूरत में भी हमसे मज़ीद टैक्सेस जो हैं वो लिए जा रहे हैं। लेकिन वो लोग जिन्हें टैक्स नेट में होना चाहिए है उनको लाना हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आबिद सुलैरी साहब फरमा रहे थे कि हुकूमत चाहती नहीं है। हुकूमत चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। इसी नोट पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, अब कुछ जिक्र करेंगे पाकिस्तान के मोहसिनों का, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में अहम किरदार तो अदा किया ही था, साथ ही साथ इसकी तामीर और तरक्की में भी हमेशा एक खामोश दोस्त की तरह मौजूद रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचने वाले आगा खान पंजुम प्रिंस रहीम इन्हीं में से एक हैं। अपने पहले सरकारी दौरे पर आने वाले प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम के एजाज़ में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नाश्ते का अहतमाम किया और मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने प्रिंस रहीम को उनके वालिद का पोर्ट्रेट भी तोहफे में पेश किया। प्रिंस करीम आगा खान चहारों अपने पुरखों की तरह पाकिस्तान के पुरजोश दोस्त थे। नाज़रीन, ये बात तो तारीख़ पाकिस्तान का रोशन बाब है, जिसमें सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान स्वयं ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर की हैसियत से बरसग़ीर में मुसलमानों की सियासी कमान संभाली और आलमी फोरम्स पर भी मुसलमानों के सफ़ीर बने रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद भी वो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए हर वक्त मौजूद रहे। उन्होंने न सिर्फ मिस्र, पेरिस और न्यूयॉर्क में अपनी ज़ाती इमारतें सिफारत खानों के लिए पाकिस्तान को दी, बल्कि उमूर मुमलिकत चलाने के लिए खतीर रकम भी अतिया की। फिर 1958 में ओमान से गवादर की 27 लाख पाउंड में खरीदारी भी मुमकिन न होती अगर आगा खान स्वयं मदद फराहम न करते। नाज़रीन, पाकिस्तान से ये जो मोहब्बत है उनके बाद उनके जानशीनों के रगों पे में भी दौड़ती दिखाई देती है। उनके बाद प्रिंस करीम आगा खान चहारों की क़यादत में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क ने तालीम, सेहत, देही तरक्की, मालियाती खदमात और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में वो कुछ किया है नाज़रीन कि पाकिस्तान में तरक्की का मंजरनामा यकसर बदल कर रह गया। पाकिस्तान आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के तहत आगा खान एजुकेशन सर्विस के 156 स्कूलों में 61,000 से ज़ायद बच्चे ज़ेर तालीम हैं। फिर आगा खान हेल्थ सर्विसेज निजी शोबे में पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो 7 बड़े अस्पतालों और 450 तिब्बी मराकज़ के साथ काम कर रहा है। यहाँ से सालाना 20 लाख से ज़ायद मरीज़ मुस्तफ़ीद होते हैं। देही तरक्की की बात करें तो उसमें आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम अब बैनुल-अक़वामी मॉडल बन चुका है। मालियात में आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से वाबस्ता इदारे बैंकिंग, सयाहत, टेलीकम्युनिकेशन, सनत और बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी करके मकामी मीशतों को मजबूत बना रहे हैं। HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वो 2002 से रवां बरस मार्च तक 53 लाख सारिफीन को $2.64 अमरीकी डॉलर्स के कर्जे फराहम कर चुका है, जबकि हबीब बैंक लिमिटेड तकरीबन 1740 शाखों के नेटवर्क के साथ 4 करोड़ से ज़ायद सारिफीन को बैंकिंग खदमात फराहम कर रहा है। इंसानियत की खिदमत की बात हो रही है, इंसानियत से मोहब्बत की बात हो रही है, तो इस सफ़र को जारी रखने पर पाकिस्तान प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम को वेलकम करता है। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सोमवार को फिर इसी वक्त इसी स्क्रीन पर शब बख़ैर।